अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर तलाल ने इससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके अंदर कुछ इतनी नई चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे रिलेट किया है। बस थोड़े बहुत नई चीज़ें हैं जिस तरह फैराडेज लॉ या लेंज़ेज़ लॉ, और इसके अंदर से एज सच मतलब न्यूमेरिकल बेस या इस तरह के सवाल नहीं आते, कम ही इसके अंदर से सवाल आते हैं। जो सवाल आते हैं और जिस तरह के सवाल आते हैं वो मैं बता दूंगा, आप लोगों ने बस नोट कर लेना। छोटा सा चैप्टर है, इसकी वीडियो भी छोटी सी होगी। मैं ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो बताऊंगा जो पेपर के अंदर आती हैं। वैसे ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से था कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। एनईटी के लिहाज से इसके अंदर थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं। जिस तरह चैप्टर जब शुरू करते हैं तो इसके अंदर एक तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। फिर इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है वेबर। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत दफ़ा पूछ चुका है पेपर के अंदर। इसका एक यूनिट होता है टेस्ला B का, और एक यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसके दो यूनिट्स हैं, दोनों के इक्वल है। ये अगर ऑप्शन आ जाए तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, लेकिन ऐसा यूनिट इसका टेस्ला है B का, और फाई का है वेबर। और अगर वेबर को हम थोड़ा सा खोलें तो इसका ये भी हो सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और भी इसके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। फिर इसके अंदर डिस्कशन है फैराडेज। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होता है? ये मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पे, और मैक्सिमम 180 पे भी होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर 90 पे ये मिनिमम होता है। फिर आता है फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडे के दो लॉ हैं। एक लॉ के इंड्यूस्ड EMF लास्ट टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स चेंजिंग। अगर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था ये चेंज होता रहे, डेल्टा ये चेंज होता रहे, तो इंड्यूस्ड EMF एक्ट करता है। ये कॉजेज इंड्यूस्ड EMF। अच्छा, अब EMF और वोल्टेज वैसे तो सेम चीज़ है, लेकिन अगर MCQ के अंदर आ जाए कि डेल्टा फाई या चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड वोल्टेज, और एक ऑप्शन ऑफ बोथ हैंड भी, तो आप लोगों ने इंड्यूस्ड EMF करना है, वोल्टेज नहीं होता। प्रोड्यूस हमेशा जो इंड्यूस होता है वो EMF होता है, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसका लेंज़ेज़ लॉ जो इसका फार्मूला है फैराडेज लॉ का, इसका फार्मूला N∅/Δt। अब ये N क्या है? N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, और अगर इसके माइनस लगा दें तो ये क्या है? ये है लेंज़ेज़ लॉ। लेंज़ेज़ लॉ हमें क्या कहता है कि जो करंट उसके अंदर इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है? अगर ये एक कॉइल है ऐसे करके, और इसके साथ ये कनेक्टेड है। अब इस कॉइल के अंदर यहाँ पे ये ऐसे करके प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये समझो ये नॉर्थ साइड है, ये इसकी साउथ साइड है। ठीक है। अब जब इसके करीब मैं एक वो लेके आऊँगा नॉर्थ पोल का मैग्नेट, मैं इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूँगा। सॉरी, अभी इसके अंदर सिर्फ करंट है। जब इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स करीब आएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब मैं इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आऊँगा तो इसके अंदर वो चेंज इन फ्लक्स होगा। अब चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो ऑपोजिट होंगी इसके। अब अगर ये करीब आ रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, ताकि वो उसको रिपेल करे, पीछे की तरफ लेके जाए। और अगर ये दूर जा रहा होगा तो ये साउथ बन जाएगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। मतलब हमेशा उसके मोशन के ऑपोजिट। अगर वो करीब आना चाह रहा होगा तो वो उसको दूर फेंकेगा, दूर फेंकने के लिए उसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। और अगर वो दूर जा रहा होगा तो वो साउथ बन जाएगा, ताकि उसको अट्रैक्ट करे और दूर जाने ना दे। तो ये बेसिकली लेंज़ेज़ लॉ है। लेंज़ेज़ लॉ क्या कहते हैं? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑलवेज सो एज़ टू अपोज द चेंज विच कॉजेज़। मैंने ये जो एग्जांपल दी है बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसके MCQs भी आते हैं। वो कहते हैं अ करंट कैरिंग कॉइल इज़ प्रेजेंट एंड अ नॉर्थ पोल एंड अ मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल इज़ अप्रोचिंग इट।
ठीक है। द नियरेस्ट एंड ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज, अब अगर वो अप्रोच कर रहा होगा तो मैंने क्या बताया, वो अपोज करेगा ना। अपोज करने के लिए क्या मतलब है कि वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए उसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। और अगर वो बोलेगा कि इट इज़ मूविंग अवे इसका मतलब वो दूर जा रहा है, दूर जाने से रोकने के लिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, साउथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ था जो मैंने बताया लेंज़ेस लॉ के लिए। फिर इसके अंदर एक MCQ आता है लेंज़ेस लॉ ओबेज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता है लेंज़ेस लॉ। सही है। फिर मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टिंग रोड है, कोई ऐसा रोड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दें और उसको मूव कराएं, मूव कराने से क्या होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है फैराडे लॉ के अंदर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और उसका फार्मूला क्या है उस ईएमएफ का, उसको हम कहते हैं क्या, इमोशनल ईएमएफ, इससे रिप्रेजेंट होता है। और ये उसका फार्मूला है, ये भी आता है पेपर के अंदर कि इसको हम क्या कहते हैं। वैसे तो इसका ये फार्मूला है, लेकिन जब वो 90 के एंगल पे होगा तो ये बन जाएगा। और ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन किस वजह से है, लेंज़ेस लॉ की वजह से। फिर इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है कि एक कॉइल है ऐसे, और एक ये कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी या मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा होता है जिससे हम इसकी करंट को छोटा बड़ा करते हैं। जब उसका करंट छोटा बड़ा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड छोटी बड़ी होगी, जिसकी वजह से जो इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब करंट इंड्यूस होगा, जो गैल्वेनोमीटर हमें इंडक्शन देगा कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो EMF इंड्यूस होगा उसके लिए फार्मूला है EMF इक्वल्स टू माइनस LI ओवर डेल्टा टी, सॉरी M यहाँ पे M आता है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर। और M का फार्मूला क्या होगा, माइनस E/I ओवर T। ये T ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब इसके अंदर एक आपको फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला पता होना चाहिए, I और या फिर N फाई इक्वल्स टू MI। और ये क्या है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का भी सेम फार्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो कॉइल थी, उसके अंदर एक ही कॉइल होती है, और वो जो करंट इंड्यूस होता है वो अपने अंदर ही एक नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट इंड्यूस कराता है और अपने ही करंट को अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट नेट इफेक्ट ऑफ करंट छोटा होता रहता है। अब इसके अंदर M और I के यूनिट है हेनरी। और अगर हेनरी को हम खोलें तो ये होता है A पर सेकंड, एम्पेयर पर सेकंड। सही है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। फिर इसके अंदर आता है एनर्जी इन इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर इस तरह से शो होता है, इस तरह से। और जिस तरह रजिस्टर करंट को रोकता है, इसी तरह इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को रोकता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ होता है। और इसके लिए फार्मूला है इसकी एनर्जी का 1/2LI²। और ये क्या है, ये है इंडक्टेंस, लेंथ नहीं है ये है इंडक्टेंस। और अगर इसके फार्मूले को खोलते जाएँ तो ये भी बन जाता है B²/μ0। B² क्या है, B² इसके अंदर वो है मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर इंडक्टर को हम जिस तरह हम कैपेसिटर और उसकी सीरीज़ पढ़ते थे, कैपेसिटर रजिस्टर की सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन, इसी तरह इंडक्टर और उसकी जब हम कम्बिनेशन लगाते हैं तो उसमें भी इसी तरह करके, जिस तरह अगर सीरीज़ में लगता है, वो सीरीज़ में ऐसे दो इंडक्टर लगे हुए हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी इंडक्टेंस ऐड हो जाती है। और अगर वो उसमें लगेगा पैरेलल तो वो इस तरह हो जाती है, इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/L1 + 1/L2।
सही है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये भी याद कर लो कि ये सेम एज इट इज़ किस तरह होती है, ये रजिस्टर की होती है, क्योंकि ये रजिस्टर की रिजेम्बलेंस देती है, तो ये रजिस्टर जैसी ही होती है। ठीक है, फिर आप लोगों ने एसी जनरेटर पढ़ना है। एसी जनरेटर के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। एक यू शेप्ड मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। फिर एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर किससे बना होता है? आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का भी हो सकता है। फिर होता है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग, अब ये स्लिप रिंग्स होती हैं एसी जनरेटर के अंदर, और स्प्लिट रिंग्स होती हैं, स्प्लिट, ये होती हैं डीसी के अंदर। तो ये फ़र्क है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर बाय चेंजिंग द स्लिप रिंग्स इनटू स्प्लिट रिंग्स। फिर कार्बन ब्रशेस भी होते हैं। फिर इसके अंदर जो ईएमएफ का फार्मूला होता है वो क्या होता है? इसके लिए याद रखने का क्या तरीका है? नवाब साइन थीटा, नवाब साइन थीटा। अब ये क्या है? ये ओमेगा है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पे 2 पाई एफ आएगा, ये वेलोसिटी है उसकी। सही है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। और वोल्टेज कितना होता है? उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट्स। अब फिर आप लोगों ने पढ़ना है एक बैक ईएमएफ का इफेक्ट। जिस तरह आप लोगों ने भी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था ना, कि जब वो कॉइल के अंदर चेंज इन ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस कराता है और अपने ही करंट के अगेंस्ट मूव करने लग जाता है। इसी तरह होता है बैक ईएमएफ। जब कोई मोटर चलती है और काफ़ी देर तक चलती रहती है, तो उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ, वो अपने करंट के अगेंस्ट चलता है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट ऑफ करंट छोटा होता रहता है। और इसके लिए इसका फार्मूला क्या है? करंट का फार्मूला है आई इक्वल्स टू वी माइनस ईएमएफ। ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, ये होता है। और जब मोटर को हम ओवरलोड करते हैं तब ये ईएमएफ डिक्रीज़ कर जाती है और ये इंक्रीज़ कर जाता है, करंट हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। और जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है, एट स्टार्टिंग ये ईएमएफ ज़ीरो होता है। ये बात याद रखें। तो इसका मतलब क्या है? ये ज़ीरो होगा तो ये मैक्सिमम होगा, आई मैक्स ई ज़ीरो। और ये क्या होता है? स्टार्टिंग पे। ये एमसीक्यू आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके अंदर बस आप लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए, एन एस, ये वाला एन एस ओवर एन पी, वी एस ओवर वी पी। और अगर वी एस ओवर वी पी इक्वल्स टू आई पी ओवर आई एस, और वी एस आई एस इक्वल्स टू आई पी वी पी, और पावर इक्वल्स टू वी आई। अब ये सारे फार्मूलेज उसमें यूज़ होते हैं। ये वाला फार्मूला ये हमें क्या बताता है? कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये हमें क्या बताता है कि अगर सेकेंडरी कॉइल का हम वोल्टेज बढ़ाना चाह रहे होंगे तो उसका करंट कम हो जाएगा। ये हमें क्या बताता है? कि उसके अंदर जितनी मर्ज़ी वोल्टेज बढ़ा लो, कम कर लो, पावर कांस्टेंट रहती है। ये पावर का फार्मूला। पावर, एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी चेंज बाय ट्रांसफार्मर। नीचे ऑप्शन होती है वोल्टेज, करंट और इस तरह की पावर, और नन ऑफ दीज। तो पावर को हम चेंज नहीं कर सकते, पावर कांस्टेंट रहती है। पावर कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, करंट कम होता है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये था, अब ये प्रोडक्ट है ना, मैंने वोल्टेज पहले था 1 और पहले टोटल पावर थी 2, ठीक है। 2 कैसी हुई? 2 इस तरह थी, ये था √2 और ये था √2, तो ये 2 होगी। अब मैंने वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज मैंने बढ़ा के 2 कर दी, तो ये कम होके 1 हो जाएगी, तब भी प्रोडक्ट कितना रहेगा? 2। अगर मैंने करंट बढ़ाया, करंट को मैंने 2 कर दिया, तो वोल्टेज 1 हो जाएगा, ये भी जिससे रहेगा 2, तो वो कांस्टेंट आता रहेगा। इस तरह वोल्टेज बढ़ाओ करंट कम हो जाता है, करंट बढ़ाओ वोल्टेज कम हो जाता है। इस इफेक्ट को हम किस में यूज़ करते हैं? पावर सप्लाई के अंदर। ये जो बिजली हमारे घर तक आती है ना, ये ट्रांसफार्मर किस तरह क्या करते हैं? जब सप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके
करंट को बहुत छोटा कर देते हैं और वोल्टेज को इतना ज़्यादा कर देते हैं, इतना ज़्यादा 1000 टाइम ज़्यादा कर देते हैं, तो जो उसका हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, I²RT। तो इसके अंदर I बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट लॉस बहुत, हीट की वजह से जो लॉस होता है बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आसानी से विदाउट एनी लॉस करंट इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ये वाले फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आने चाहिए। फिर अगर हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, इससे इसकी एफिशिएंसी आ जाती है। ये चैप्टर इतना आसान सा ही था, इसके अंदर यही सारी चीज़ें थी, तो आप लोगों का ये चैप्टर हो गया। इस वीडियो को आप जब देखोगे, छोटी सी वीडियो है 15 मिनट की, तो आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर से आएगा NET के अंदर इंशाल्लाह।